Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fifth chapter from history, education. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा. We saw that कि इंडिया का लिटरेसी रेट जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पर इट वॉज वेरी लो. इट वॉज जस्ट 17% इन आर फर्स्ट सेंसस. बट बाद में धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट किए, बहुत सारे प्लान्स बनाए, उनको इम्प्लीमेंट किया एंड धीरे धीरे करके हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ. सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा था. वी सॉ दैट कि गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया था सो दैट प्राइमरी एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जा सके, सो दैट प्राइमरी एजुकेशन इंडिया के हर नुक एंड कॉर्नर तक पहुंच रहा है. नेक्स्टली इसके साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया था ताकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हम इसे कहते हैं, सो दैट एवरी child get the right to education, so that every person in the age group of 16 to 14 get the education. इसके साथ साथ हमने मिड डे मील स्कीम भी शुरू की थी. ये मिड डे मील स्कीम से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज वेल एज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू द चिल्ड्रेन. सो ये हमने प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड पढ़ा था. नेक्स्टली वी सॉ दैट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी कमिटीज़ अपॉइंट की गई थी. देयर वर डिफरेंट कमिटीज़ जो अपॉइंट हुई थी, जिसमें हमने देखा दैट कोठारी कमेटी के रिकमेंडेशंस हमने फॉलो किए थे. कोठारी कमेटी ने 10+2+3 का पैटर्न हमें दिया था. कोठारी कमेटी ने मदर टंग को भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने का सजेशन दिया था. साथ साथ में कमेटी का एक और सजेशन था दैट जो लोग एजुकेशन अब नहीं ले पा रहे, मतलब दोज हु हैव क्रॉस द एज ग्रुप ऑफ 14, अगर उनको एजुकेशन लेना है तो उनके लिए भी हम एडल्ट एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अटेंड द रेगुलर लेक्चर, बट फिर भी आप एजुकेटेड हो सकते हो. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ कोठारी कमेटी का रिकमेंडेशन था दैट गवर्नमेंट को अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऑन द नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फिर हमने 5 ईयर प्लान वाला मेथड देखा था दैट यहाँ पर भी 5 ईयर प्लान देखते हैं ये लोग. एवरी 5 ईयर में पॉलिसीज़ चेंज होती है, न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती है. एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी. इनके ध्यान मतलब इनको क्या क्या चीज़ें देखनी थी. ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को सेटअप होना है, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर सिलेबस या करिकुलम में कुछ भी डिफ़िकल्टीज होती है, सो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण टू लुक आफ्टर इट. ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटेड टू द स्कूल टेक्स्ट बुक्स. किसके रिलेटेड? स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड. तो लेट्स सी यहाँ पर क्या दिया है हमें. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCRT. This body was established in Delhi on the 1st September 1961. Its main objective is to help the central government in matter of school education in the context of comprehensive policy and in implementing educational schemes. The NCERT was given the responsibility of educational research and development, training, extension, educational programs, restructuring of school curriculum and textbooks. It has played a central role in designing school curricula and textbooks with the cooperation of Central Board of Secondary Education, that is CBSE. It provides guidance and cooperation in the area of primary and secondary education of the state government. It has been involved in designing workbooks and handbooks for teachers, in teacher training, in developing teaching learning techniques and conducting talent search examination at the national level. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that NCRT was established on 1st September 1961
एनसीईआरटी का मेन ऑब्जेक्टिव था सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करना इन द मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन। किस में हेल्प करना? इन द मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन। एनसीईआरटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि उनको एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है लाइक रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करना, करिकुलम डिज़ाइन करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? एनसीईआरटी को। इसमें हु वॉज सपोर्टिंग देम? CBSE, that is Central Board of Secondary Education, was supporting NCERT so that वो लोग मिलकर प्रॉपर एजुकेशन करिकुलम सेटअप कर सके। नॉट ओनली टू सेट द करिकुलम बट ऑल्सो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करना, टेक्स्ट बुक में कंटेंट कितना होगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, टॉपिक कौन से कितने डेप्थ में होंगे, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी के ऊपर डाली गई थी। मतलब दे हैव टू डिसाइड कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसे कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, वो कौन से कंसेप्ट को कितने डिटेल में स्टडी कर सकता है। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बुक्स नहीं बना रहे थे, दे वर ऑल्सो डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग द बुक्स फॉर द टीचर्स, ताकि न्यू टेक्निक्स टीचर्स भी लर्न कर सके। एंड साथ साथ में एनसीईआरटी वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द नेशनल एग्जामिनेशन, मतलब जो टैलेंट हंट एग्जामिनेशंस होती है वो सब कंडक्ट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर था? एनसीईआरटी। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइन करना, नॉट ओनली प्राइमरी बट ऑल्सो सेकेंडरी, टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करना, करिकुलम डिज़ाइन करना, वर्कबुक्स डिज़ाइन करना, ट्रेनिंग मटेरियल्स डिज़ाइन करना, रिसर्च के बेसिस रिसर्च करना, नई नई चीज़ें लेकर आना, ये सब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था? इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनसीईआरटी। एससीईआरटी, एनसीईआरटी किसके लिए? फॉर द नेशनल लेवल, और एससीईआरटी किसके लिए? फॉर द स्टेट लेवल। Were established in all states on lines of NCERT. The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune. The institute performed various functions such as improving the standard of primary education, in-service training of teachers, training in the areas of syllabi and evaluation, vocational guidance for the student after 10th and standard 12th exams and the other educational function. The institute is known as the academic authority. It brings out the periodical called जीवन शिक्षण। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे एनसीईआरटी एस्टैब्लिश हुआ था फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री, वैसे ही इन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी एससीईआरटीज भी एस्टैब्लिश हुए थे एट द स्टेट लेवल। मतलब ये लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं बट डिफरेंट स्टेट्स पर इनका एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो, आप लोग महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंडर हो, सो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट वो हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के रिलेटेड बताया होगा। क्लियर? जैसे आप देख सकते हो कि इवन यहाँ पर भी इतने सारे स्टेट्स है, उसमें से हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, मतलब महाराष्ट्र के बारे में हमारी बुक में दिया है। क्यों? बिकॉज हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। एंड हम जो भी एनसीईआरटी के गाइडेंस में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें हमारा एडिशनल टॉपिक हमारे स्टेट के रिलेटेड होता है। जैसे अगर अभी आप गुजरात बोर्ड का ये सब पढ़ रहे होते तो उसमें एनसीईआरटी का टॉपिक दिया होता एंड स्टेट में किसके बारे में बताया होता? गुजरात के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सो यहाँ पर हमें बताया हुआ है दैट महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल सेटअप हुआ था और ये किसके गाइडेंस फॉलो करता है? एनसीईआरटी के गाइडेंस फॉलो करता है। इनका मेजर फोकस किन किन चीज़ों पर है? इनका मेजर फोकस है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव करना, देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल स्किल्स भी प्रोवाइड करना, सो दैट 10th एंड 12th की स्कूलिंग के बाद अगर वो कहीं दूसरी जगह स्कूलिंग के लिए जाते हैं या जॉब्स के लिए जाते हैं तो उनके पास में थोड़ा नॉलेज रहे। सो दिस वाज अबाउट दी एससीईआरटी। यहाँ पे अभी हमें एनसीईआरटी के बारे स्टेट एजुकेशन के बारे में थोड़ा और बताया है। The Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Bal Bharti, was established in Pune on 27th January 1969. Bal Bharti prepares textbook for school children.
टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 languages, namely Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati, and Telugu. Kishore is a monthly magazine for children, is also published by बाल भारती. आप देख सकते हो आपकी जो बुक्स है, महाराष्ट्र के अंदर जो बुक्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है? दिस आर प्रोड्यूस बाय बाल भारती. बाल भारती कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑन 27 जनवरी 1969. बाल भारती स्कूल चिल्ड्रंस के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करता है. बाल भारती 8 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करता है. व्हाट आर दोज 8 लैंग्वेजेस? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु. इसके अलावा देर इज ऑल्सो अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन नोन एज किशोर. दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय बाल भारती. सो ये हमें किसके बारे में बताया? बाल भारती के बारे में. एंड बाल भारती इज द बुक जो हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी दैट इज टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. अब तक हमने क्या पढ़ा है? टिल नाउ हमने पूरे चैप्टर में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा, करेक्ट. देन उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा. सेकेंडरी एजुकेशन में हमने टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड पढ़ा. ठीक है, हमने देखा कि एनसीईआरटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस प्लान करने की, टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करने की. देन उसके बाद हमने स्टेट के रिलेटेड पढ़ा दैट एनसीईआरटी के साथ एवरी स्टेट के लिए एससीईआरटी भी होता है, दैट इज स्टेट के रिलेटेड. सो वी सॉ दैट महाराष्ट्र के अंदर भी इट इज़ देयर. वी सॉ महाराष्ट्र में स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिश करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका लिया हुआ है? बाल भारती का. बाल भारती स्कूल चिल्ड्रन के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं. 8 लैंग्वेजेस में इनकी टेक्स्ट बुक पब्लिश होती है. सो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. इट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. According to this policy, certain changes of fundamental nature were brought about in primary, secondary, and higher secondary education in keeping up with the changing needs of society. Under this policy, a common core curriculum was framed at all states. The expectations in that is that by this means, all students in India will get equal educational opportunity. There is a scope in the national curriculum for individual state to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. In primary educational curriculum, 1988 was prepared on the basis of plan of action designed at the national level for the effective implementation of the national policy on 1986. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट 1986 के पहले हम लोग जो करिकुलम फॉलो कर रहे थे 1986 में, उस प्लान के अंदर, उस करिकुलम के अंदर चेंजेस लाए थे. ये चेंजेस किसकी वजह से आए थे? बिकॉज द सोसाइटी वॉज चेंजिंग. ठीक है, सोसाइटी चेंज हो रही थी, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही थी, एजुकेशन को भी हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करना था. बिकॉज अगर हम लोग आउटडेटेड एजुकेशन यूज़ करते हैं तो हम जब स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर जब रियल वर्ल्ड में निकलेंगे तो उस एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन सिस्टम को भी सोसाइटी के साथ में चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए. सो यहाँ पे 1986 में ये अपग्रेडेशन हुआ था. 1986 में न्यू पॉलिसीज़ फ्रेम की गई थी सो दैट सोसाइटी के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम भी साथ साथ में चलता रहे. यहाँ पर स्टेट लेवल पर पॉलिसीज़ बनाई गई थी. यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी इन रिलेशन टू दी एजुकेशन. नेक्स्टली यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि कंट्री के लिए, फॉर द होल कंट्री पॉलिसीज़ बनी थी. बट साथ साथ में ये भी बोला गया था कि अगर स्टेट को अपने हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं. मतलब से यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी था. नेशन के लिए एक कंप्लीट पॉलिसी बना था फॉर द होल नेशन, बट स्टेट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था कि अगर उनको कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं रिलेटेड टू देयर कल्चर या कुछ भी, तो वो चेंजेस वो लोग कर सकते हैं. क्लियर?
ओके अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अबाउट द यूज ऑफ सैटेलाइट। क्या आता है नेक्स्ट? यूज ऑफ सैटेलाइट। इसके पीछे हमें थोड़ा सा डू यू नो का पार्ट दिया है, वो हम कंप्लीट करते हैं। द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1995। Even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. R.S. Dave and as its chairman to determine minimum level of learning. The Dave committee developed charts of minimum level of learning in language, mathematics and environmental studies up to standard 5. The chart shows the sequence of learning of the competencies meant for each class. क्या बताया हुआ है? 1995 में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। कमेटी का नाम क्या था? दवे कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर R.H. दवे। नाउ ये कमेटी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू फाइंड आउट कि 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, मतलब अप टू 5th स्टैंडर्ड एक बच्चा कितना लर्निंग कर सकता है, उसको कितना नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज का नॉलेज मतलब हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस जो है, इंग्लिश, इसका कितना नॉलेज उसके पास होना चाहिए। मैथ्स कितना आना चाहिए उसको, और EVS का कितना नॉलेज उसको होना चाहिए अप टू स्टैंडर्ड 5th। मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग क्लास में हमें अलग अलग चीज़ें दी जाती है। जैसे जब हम 1st स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमें 2 डिजिट या 3 डिजिट एडिशन दिया जाता है। फिर जब हम 2nd स्टैंडर्ड में आते हैं तो डिजिट्स बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। फिर जब हम 3rd में आते हैं तो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर 4th में आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे हमारा जो एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव होता जाता है। सो यहाँ पर कौन से क्लास के, कौन से एज के बच्चे को कितना नॉलेज होना चाहिए, कितना उनका लेवल ऑफ नॉलेज रहना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कौन सी कमेटी सेटअप हुई थी? दवे कमेटी। कि अगर एक बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में या 3rd स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में है तो उसको मिनिमम क्या क्या आना चाहिए। गेटिंग? जब आप 1st स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए जाते हो सो आपको देखो ABCD लिखने के लिए बोलते हैं, देन उसके बाद आपको प्लस माइनस पूछते हैं, टेबल्स पूछते हैं। सो 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को कितना आना चाहिए वो मिनिमम लेवल देखते हैं। अगर उतना आपको आता है तो वो आपका एडमिशन लेते हैं, नहीं आता तो आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं। गेटिंग? सो ये किसने डिसाइड किया था, ये किसने सेटअप किया था? द दवे कमेटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द यूज ऑफ सैटेलाइट इन एजुकेशन। In 1975, India met with success in its attempt to use satellite for the purpose of education. Eknath Chitnis, a scientist with ISRO, played an important role in it. SITE, that is Satellite Instructional Television Experiment, was undertaken for the educational purpose under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad. The concept of Satellite education came out of this experiment. America had helped India in this program. The program helped to make provision for the good standard of education in the rural area. Now यहाँ पर ये 1975 में एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब अभी एवरी चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू गो टू द स्कूल। हर एक एरिया में ये टाइम पर अपने पास स्कूल्स वगैरह नहीं थे, रूरल एरियाज़ में स्पेशली स्कूल सेटअप नहीं थे। सो इसीलिए दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट डन बाय इसरो के हर एक बच्चे को जो लाइक टीवी देख सकता है, दूरदर्शन देख सकता है, उसको भी एजुकेशन मिले। जैसे हम लोग टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं तो टीवी प्रोग्राम्स, अगर आपके पास टीवी है तो यू कैन सी द प्रोग्राम। तो इन द सिमिलर मैनर ये सैटेलाइट को यूज़ किया गया था ताकि हर एक बच्चा, अगर उसके लोकेलिटी में स्कूल अवेलेबल नहीं है या अगर स्कूल बहुत दूर है, तो हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल सके थ्रू द टेलीविज़न। इसीलिए ये सैटेलाइट को यूज़ किया गया था एंड इट वाज सक्सेसफुल। अमेरिका ने भी इंडिया को हेल्प किया था एंड बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट इंडिया अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव कर पाया था, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। सो दिस वाज द यूज़ ऑफ सैटेलाइट।
ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट यूज़ किया था ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक चिल्ड्रन को जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके लोकेलिटी में स्कूल्स नहीं है, अगर उनके यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी है या कुछ भी है तो भी वो लोग अपना एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अभी हमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये ओपन यूनिवर्सिटी किसके लिए है? दिस ओपन यूनिवर्सिटी इज फॉर द स्टूडेंट्स जो स्कूल या कॉलेजेस नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब प्राइमरी एजुकेशन के स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने हर लोकल एरिया में स्कूल सेटअप कर दिए, लेकिन कॉलेजेस हर एरिया में नहीं थे, है ना। बेसिक एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन वॉज देयर, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल है या जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं था। एंड फॉर दिस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सीन क्या होता है? दैट इफ़ यू डोंट गो टू द कॉलेज इट्स ओके, आपको बस क्या करना होता है, जो रजिस्टर्ड सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विद द यूनिवर्सिटी। आपको जो भी आपके बुक्स वगैरह है, स्टडी मटेरियल है, वो सब आपको मिल जाएगा और आपको बस क्या करना है, जो भी रजिस्टर्ड सेंटर है आपका वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम देनी है। मतलब पूरे ईयर आपको स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर दी एग्ज़ाम्स। This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. The United Nations had declared 1970 as the International Education Year. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of open university by the Government of India, Department of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grants Commission along with UNESCO. The idea of establishing a open university evolved in this seminar. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That 1970s में यूनाइटेड नेशन ने 1970 को एजुकेशनल ईयर अनाउंस किया था एंड उसी टाइम पर न्यू दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था। इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए थे, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए थे। एंड इन दैट सेमिनार ओपन यूनिवर्सिटी का जो आइडिया था वो डिस्कवर हुआ था। ओपन यूनिवर्सिटी का जो आइडिया था वो लोगों के दिमाग में आया था दैट हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। In 1974, government appointed a committee under the chairmanship of Parth Shastrati and Open University took shape on 20th September in 1985 in accordance with the recommendation and suggestion. It was named after Prime Minister Indira Gandhi. Those who are unable to get a college education in a formal way are given concession in eligibility criteria, age and other conditions for admission to this university. In 1990, the IGNOU, that is Indira Gandhi National Open University, started an audio-visual distance education program through Akashvani and Doordarshan. It conducted more than 1,000 curricula of various branches. It provides facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in the फॉरेन कंट्रीज़। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो सेमिनार हुआ था, इस सेमिनार में ओपन यूनिवर्सिटी का आइडिया आया था। 1974 में कमेटी सेटअप की गई एंड फाइनली 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी हम लोगों ने सेटअप कर दी। ये ओपन यूनिवर्सिटी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर सेटअप हुई, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो रेगुलरली और एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो तो भी आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और आपको बस एग्ज़ाम्स देनी है। 1990 से ओपन यूनिवर्सिटी ने भी आकाशवाणी के थ्रू एंड दूरदर्शन के थ्रू अपना ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जैसा आई टोल्ड यू कि सैटेलाइट के यूज़ की वजह से क्या कर रहे थे, जिन एरियाज़ में स्कूल्स कॉलेजेस नहीं हैं
उनको भी एजुकेशन दे रहे थे। तो इन द सिमिलर मैनर इवन इग्नू, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी अपना ऑडियो विजुअल प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड बाय दिस जितने भी एरियाज थे वहाँ पर वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। करंटली इग्नू के 58 सेंटर्स अपनी कंट्री के अंदर हैं एंड 41 सेंटर्स फॉरेन कंट्री में, मतलब ऐसे अलग अलग जगहों पर इसके सेंटर सेटअप है। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हो विदाउट गोइंग टू द कॉलेज तो आप इनमें से किसी भी सेंटर को, अपने जो नियर बाय सेंटर है उसको अप्रोच कर वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने अगले लेक्चर में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।